चलिए अब हमारे साथ कैपिटल माइंड के फाउंडर और सीईओ दीपक शिनॉय जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। क्या मार्केट के लिए एक रिस्क फैक्टर्स अब काफ़ी हद तक कम हुए और क्या यहाँ से बड़ी रैली के लिए तैयार हैं हम, या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि हायर लेवल्स पर रिस्क रहेगा? आई थिंक बहुत सारे पड़ाव क्रॉस करने हैं अनुज जी। आई थिंक अगर आप अभी देखें तो आई थिंक पिछला हाई भी क्रॉस नहीं हुआ है 2 साल से। अर्निंग्स अभी जो इम्पैक्ट आना था इस क्वार्टर में अगर आएगा और जब वो रिकवरी होगी उसका भी हमें अंदाजा शायद नेक्स्ट मंथ के बाद ही होगा, जब रिजल्ट्स आने लग जाएंगे और कमेंट्री आएगी। तीसरा, अगर आप देखें इंडिया में भी 2 बड़े आईपीओ आ रहे हैं और यूएस में भी 2 और बड़े आईपीओ आ रहे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा लिक्विडिटी स्प्रेड हो सकता है और यूजुअली आईपीओ में या तो मार्केट का टॉप निकल आता है या फिर मार्केट थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाता है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उतना लिक्विडिटी आपके जो नए स्टॉक्स में जाते हैं और फिर उस स्टॉक्स के जो शेयर होल्डर्स हैं वो बेचने लग जाते हैं। तो वो वाला पार्ट भी आई थिंक दैट विल आल्सो इम्पैक्ट डाउन स्ट्रीम। तो आई थिंक मुझे ये नहीं लगता कि सडन यहाँ से बड़ी रैली आएगी, बट इवेंचुअली अर्निंग्स जब आने लग जाएगी वापस, आई थिंक मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, लार्ज कैप्स में अभी टाइम है। तो जब व्हेन दोस अर्निंग्स कम बैक और जब वो अर्निंग्स आएगी, जब और उसके साथ जो कमेंट्री होगी उसके हिसाब से आई थिंक वी शुड सी मार्केट्स रिकवर। तो मैं बड़ी उम्मीद तो नहीं रख रहा हूँ, यही उम्मीद है कि यहाँ से और ज्यादा नीचे ना जाए। ये भी सही है ना। उम्मीदें ज़्यादा मत रखो, गम नहीं होगा, है ना, गम कम होगा। ऐसे ही कुछ आईटी का हाल है ना दीपक जी। हम आईटी को देख देख के ये मन बना चुके हैं आपके यहाँ और हमारे यहाँ जो मंच पे लोग आते हैं उसमें से 80% कहते हैं स्टे अवे फ्रॉम आईटी। बट विद इन आईटी लुक एट द डाइवर्जेंसेस, है ना। आई मीन ओरेकल फाइनेंशियल्स को देखिए, पर्सिस्टेंट को देखिए, आपको फोच को देखिए। आपको भी ये डाइवर्जेंसेस प्रभावित कर रहे हैं क्या? थोड़े से इन द सेंस कि एक तो हमारे एक फंड में तो है ही नहीं आईटी अभी बिल्कुल। इनफैक्ट वीकनेस में बहुत, उसमें वीकनेस काफी ज्यादा है सेक्टर में टोटली। तो और उस वहाँ कमेंट्री भी अच्छी नहीं है। जब तक कि थोड़ा सा हमें दिखे ना कि थोड़ा डेटा पॉजिटिव हो जाए, तब थोड़ा सा आई कैन टेक अ डिफरेंट व्यू। लेकिन जहाँ पे वैल्यू, अगर आप देखें स्ट्रैटेजी में अगर वैल्यू हो तो उस स्ट्रैटेजी में आईटी स्टॉक्स नजर आएंगे, क्योंकि इनमें डेट नहीं है, कैश लेवल्स बहुत हाई हैं और इनकी अर्निंग्स उनके आरओई को सपोर्ट करती हैं अभी तक के लिए। तो अगर उनकी अर्निंग्स कम नहीं हुई यहाँ पे, या फिर अपने वो आगे जाके थोड़ा सा और इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा और ग्रो करें, देन आई थिंक इसमें से कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे इन टर्म्स ऑफ अच्छी रिजल्ट्स ला सकते हैं और उनका मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता है जो अपने जो मिड कैप और सेकेंड टीयर आईटी कंपनीज के बारे में बात की, वो उनमें आई थिंक थोड़ा सा जोश ये भी है कि वो एक तरह से अग्रेसिव और ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट्स भी कर रही हैं। तो उसकी वजह से आई थिंक उम्मीदें वहां ज्यादा हैं। वहां भी डेटा अभी उतना आया नहीं है, पर कंपैरेटिवली उनकी अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी ज्यादा है कंपेयर टू अदर्स। और जैसे अभी कुछ इनमें से कुछ कंपनीज मर्जर्स भी कर रही हैं और एक्विजिशंस भी कर रही हैं, उस वजह से आई थिंक उनका ग्रो होना एटलीस्ट दिखाई दे रहा है कि उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो दैट वे ग्रोथ विल बी द डिफरेंशिएटर। ग्रोथ से अगर अगर हम देखें तो आईटी कंपनीज में जो कंपनी ग्रो करेगी वही होगी। मुझे लगता है कि आगे जाके आईटी फिर भी अच्छा कर सकती है, लेकिन जो कंपनीज अच्छी करेंगी वो वही नहीं होंगी जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं आज मार्केट में। लीडरशिप चेंज होगा और जो अडेप्ट करेगा एआई पे और जो अडेप्ट करेगा एक्विजिशंस और ग्रोथ पे, उसी को आई थिंक रिवॉर्ड मिलेगा आगे जाके। ओके, आईटी पर ये व्यू हो गया। दीपक जी, गुड आफ्टरनून। मेटल स्पेस पर अभी क्या राय है आपकी? आज तो काफ़ी गिरे हैं, इनफैक्ट पिछले कुछ सत्रों से गिर रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स स्पेशली गोल्ड और सिल्वर अपने हाई से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। तो अभी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मेटल्स पर? तो आई थिंक एक तो मेटल्स थोड़े से साइक्लिकल है, तो आपको ट्रेंड देख के आपको अपने पोजीशंस को मतलब मोस्टली देखना पड़ेगा, क्योंकि इनमें अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको कोई गोल्ड की पोजीशन ऑलमोस्ट
पक्की चाहिए फॉर फॉर अ पोर्शन इन योर पोर्टफोलियो, फिर आपको फर्क नहीं पड़ता अगर गोल्ड ऊपर जाए नीचे जाए। पर अगर आप टैक्टिकल हो कि आप पोजीशन तब बनाओगे जहां पे ट्रेंड होगा, और जब जब नहीं वहां से जब निकल जाओगे या कम करोगे अपने पोजीशन जब आप जब जब उसका ट्रेंड खत्म हो जाएगा, तो आई थिंक वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड में बदल गया है काफी गोल्ड और सिल्वर में, और थोड़े और मेटल्स में भी। दूसरे मेटल्स में शायद वो रिवाइवल आ सकता है क्योंकि कैपेक्स होगा या फिर इंडस्ट्रियल डिमांड होगी उन मेटल्स की, कॉपर, एल्यूमिनियम वगैरह। लेकिन प्रेशियस मेटल्स में रैलीज भी थोड़े 6 महीने से 1 साल तक चलती हैं, और डाउन भी 1 महीने और 2 महीने, 6 महीने से 1 साल चल सकती हैं। तो पिछली बार आपको आई थिंक 2011 या 2012 में जब सिल्वर का की जो क्रेजी रैली आई थी, उसके बाद सिल्वर 50 या $60 के करीब था, और फिर नीचे जब गिरा 1 साल में $14 तक पहुंच गया था। सो 70% फॉल। तो ये हो सकता है, और अगर आपकी टैक्टिकल पोजीशन है तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पोजीशन साइजिंग वैसे ही करी जाए जैसे ट्रेंड आपको अभी बता रहा है, और अभी डाउन ट्रेंड में है। ओके, मीनवाइल मार्केट रखिए एक बार जरा, और मिड कैप इंडेक्स देखिए जरा। मिड कैप इंडेक्स में एक्चुअली काफ़ी बड़ी गिरावट आई है पिछले कुछ मिनटों में, और एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब हुआ है। ये मिड कैप इंडेक्स है 0.5% नीचे है अब, और एडवांस डिक्लाइन देखिए गैप बढ़ा है काफ़ी हद तक, 1:2 यहाँ तक का गैप बढ़ा है। और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब गिरावट है, सुप्रीम, मुथूट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, ऐसे कई स्टॉक्स। ये ऑटो स्पेस पर अब आपका क्या भी होगा? ऑटो एक्चुअली मुझे लग रहा है कि जहाँ पे हमने डेटा देखा मई का, उस टाइम तक तो नियरली 22% प्लस आया है डिमांड और सेल्स में। अगर आप अंडरलाइंग ये देखें, पैसेंजर व्हीकल्स में सबसे ज्यादा बड़ी इंटरेस्ट है। टू व्हीलर्स में ईवी का ग्रो होना काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि नियरली 10% ऑफ सेल्स आर नाउ ईवी इन टू व्हीलर्स। ये बहुत अच्छा है, 6% था 1 साल पहले, अब 10% मार्केट शेयर हो गया, विच इज क्वाइट गुड। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी 3 है उनकी जो ईवी पोर्टफोलियो है काफी डिफरेंट है एक कंपैरिजन में। सो इन दैट सम कंपनीज विल डू बेटर हु हैव बेटर ईवी प्लेस। पैसेंजर व्हीकल्स काफी अच्छा कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल्स में सेल्स कम हो गई है 5% के करीब। सो आई थिंक स्ट्रैटेजी ऑटो में पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर जिसमें ईवी की पोर्टफोलियो अच्छी हो, वहां पे इंटरेस्टिंग स्कोप है। लेकिन सीवी और रेगुलर आइस वाली टू व्हीलर्स में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा दीपक जी, हाँ, फार्मा ने फ्लाइट टू सेफ्टी के लिहाज से पूरा का पूरा एडवांटेज लिया है ना। कल निफ्टी फार्मा परसों ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। फार्मा में आपका एक्सपोजर कितना है, किन किन स्टॉक्स में, या फिर थोड़ा सा और स्प्रेड कर दे तो हेल्थ केयर में, यानी हॉस्पिटल स्टॉक्स में, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में? सो फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक्स, ये सारे वाले हमारे पोर्टफोलियो में ये सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में सबसे बड़ा लाइक सेक्टर एलोकेशन है हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है, आई मीन मोस्टली हमारा डेटा ही कह रहा है कि ये जो सेक्टर है वो अच्छा कर रहा है इन कंपैरिजन विद अदर्स। बट जो डिफेंसिव हुआ करता था अभी कभी काफी टाइम से ऑफेंसिव भी है, इन द सेंस इनकी जो स्टॉक्स हैं वो काफी हद तक मोमेंटम की तरफ भी चली गई हैं। तो आई थिंक एक इनका बेनिफिट ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको रुपी का बेनिफिट मिला हुआ है, क्योंकि रुपी अभी भी 8% ऊपर है पिछले साल के मुकाबले में। और दूसरा, अगर आप देखें रिसर्च और डेवलपमेंट में, इन लोगों ने इनमें काफी रिसर्च और डेवलपमेंट है, और काफी जो ऑफ पेटेंट ड्रग्स गई हैं उनमें भी उनका जो प्रेजेंस है वो ज्यादा होते जा रहा है। जो जैसे इंडिया में GLP-1 हुआ या यूएस में कोई और ऐसे ड्रग्स हुए, तो उसमें भी आई थिंक इनकी एंट्री इंडिया से इंडियन कंपनीज की काफी अच्छी है। तो इस वजह से शायद फार्मा चल गया है। बट आई थिंक हमें ध्यान रखना चाहिए कि अभी FDA के इंस्पेक्शंस अभी स्टार्ट ज्यादा जोर से नहीं हुए, अभी होंगे इस साल के एंड तक। तो वो एक रिस्क फैक्टर है, जरूर ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में। ओके दीपक जी, कुछ फेर बदल क्या है आपने, कुछ नया ताज़ा आपने, मतलब कैपिटल माइंड का कोई नया व्यू बना हो जिस तरीके से क्रूड नीचे आया हो?
कुछ इंटरेस्टिंग? हाँ, आई थिंक व्यू यही है कि हमारे जो हमने जो मॉडल्स बनाए उनमें यूजुअली कैश एलोकेशन का एक पोजीशन होता है। तो कैश हमारा सबसे ज़्यादा था मार्च में, उसके बाद से कम होते जा रहा है और अब कैश एलोकेशन उसकी रिलेटिवली सबसे कम है। ये है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा लग रही हैं। इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फार्मा में सबसे ज़्यादा है, मिड कैप थोड़े से मिड कैप बैंक्स में अच्छी हैं, इंडस्ट्रियल्स और पावर इक्विपमेंट में सबसे ज़्यादा मतलब हमें प्रभाव दिख रहा है जो मार्केट करंटली है उस इसमें चेंज में। और जो ट्रेंड्स चेंज हुए हैं मेटल्स में, प्रेशियस मेटल्स में और क्रूड ऑयल में, उसकी वजह से आई थिंक काफ़ी जो स्टॉक्स जिन्होंने अच्छा किया था जैसे मेटल वाले पैक थे, उनके जो ट्रेंड्स चेंज हुए उसकी वजह से पोजीशंस उनकी कम करनी चाहिए। वो नेचुरल है कि जब आप मेटल्स में अगर आप कमोडिटी के प्राइसेस कम हो जाएं तो मेटल स्टॉक्स उतना अच्छा नहीं करती है थोड़े लैग के बाद। तो आपको भी अपनी पोजीशंस को उसी हिसाब से टैक्टिकली आपको चेंज करना पड़ेगा। और जो बाकी इंडस्ट्रियल जैसे स्टॉक्स हैं जो इससे बेनिफिट करती हैं, जो एल्यूमिनियम को यूज करती हैं या फिर जो कॉपर को यूज करती हैं, उनमें ज़्यादा आई थिंक मीडियम टर्म में एटलीस्ट प्रभाव ज़्यादा है उसका, पॉजिटिव प्रभाव इन दैट सेंस। तो एक वही होगा कि वो चेंज हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि अभी इतना ज़्यादा कुछ चेंज हुआ है कि हमें ये बोलना चाहिए कि हम सब मतलब एवरीथिंग इज ओके। आई थिंक रिजल्ट्स आ जाए जून क्वार्टर के, हमें पता चलेगा डैमेज कितना हुआ है इस महीने, इस क्वार्टर में, और उसके बाद कमेंट्री से हमें पता लगेगा। मुझे लग रहा है कि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स थोड़ा ज़्यादा रेजिलिएंट है, लार्ज कैप्स में अभी भी थोड़ा उतना अच्छा मुझे आगे देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लार्ज कैप्स में आईटी कंपनीज और कुछ कमोडिटी कंपनीज ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो उनमें आई थिंक इम्पैक्ट अभी इस क्वार्टर का ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन। फिर दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पे अपना आउटलुक शेयर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी इस लॉन्ग वीकेंड की शुभकामनाएं, बेहतर रहे।